मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में चैप्टर 12 कर्वेचर स्टार्ट करेंगे और पिछली क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे चैप्टर 11 टेंजेंट एंड नॉर्मल के। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 कर्वेचर। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज 12.1 के बेसिक एंड क्वेश्चन, पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो पहले नंबर पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। पेपर में कर्वेचर की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जो यहाँ पे लिखवाएंगे वही आपको लिखना है। कर्वेचर की डेफिनेशन जो है 2015 में काशी यूनिवर्सिटी में पूछी गई थी। यहाँ पर 2010 और 17 में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछी गई थी। और ये जो डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर की 2010 में मेरठ यूनिवर्सिटी में पूछी गई थी। तो भाई ये आई हुई है, तो इसको तैयार करना सभी स्टूडेंट, पेपर में पूछ ली जाती है। तो डेफिनेशन कैसे लिखना है आपको बता देते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, यहाँ पर डायग्राम का खेल है। पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम में किसको क्या बोलेंगे वही यहाँ पे लिखना है। समझ गए? तो देख लो भाई डायग्राम, लाइन ड्रा कर लो भाई, वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लो। इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को इनिशियल लाइन। तो यहाँ पे लिख लो इनिशियल लाइन। ठीक है, इनिशियल लाइन पे थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे बताओ थीटा की वैल्यू 90 π/2 बोलेंगे। रेडियन में लिखना है। क्या लिखना है? रेडियन में, यहाँ पर और यहाँ पे। डिग्री में बोलेंगे इसको 0 डिग्री। भाई अगर यहाँ पे हम 0 के ऊपर डिग्री लगा दें तो एंगल किस में हो जाएगा? डिग्री में हो जाएगा। यहाँ पे π/2 है, अगर हम 90 लिख दें और डिग्री लगा लें तो डिग्री में ये एंगल होता है। तो रेडियन में आपको लिखना है। समझ गए? अब क्या करना है वो भी बता देते हैं। पहले इसको लिख लो, इसको क्या बोलेंगे? ये भाई पोल है। क्या बोलेंगे? इसको पोल बोलेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? देखो सिंगल कर्व लेना है। क्या करना है? सिंगल कर्व लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 टेंजेंट लाइन आपको लेना है। कितनी लेना है? 2 टेंजेंट लाइन आपको लेना है। फिर उसके बाद 2 नॉर्मल लाइन लेना है। समझ गए? अगर हम कर्व की बात करें, यस के इक्वल एफ साई आपको लेना है। ठीक है, सिंगल कर्व होगा, 2 टेंजेंट लाइन आपको ड्रा करनी है, 2 नॉर्मल लाइन ड्रा करनी है। देखो यहाँ पे हमने ये कर्व ले लिया, ये क्या ले लिया? ये हमने कर्व ले लिया। ठीक है, यस इक्वल एफ साई कर्व का इक्वेशन है। ये क्वेश्चन में अलग तरीके से आपको मिलेंगे, जैसे यस इक्वल साइन साई मिलेगा या यस इक्वल ए टेन साई मिलेगा। तो ये जनरल है भाई, यस इक्वल एफ साई। अब टेंजेंट लाइन की बात करेंगे 2। पहले एक ड्रा आपको करना है। पहले क्या करना है? एक टेंजेंट लाइन ड्रा करना है। ठीक है, चलो भाई एक और ड्रा करना है।
बताते हैं भाई कैसे आपको ड्रा करनी है। तो देख लो भाई, एक टेंजेंट लाइन ये ड्रा कर रहे हैं, एक टेंजेंट लाइन ये ड्रा कर रहे हैं, और जैसे ड्रा करवाएं वैसे ही आपको ड्रा करनी है। क्योंकि अगर ये डायग्राम सीख लिया मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये डायग्राम समझ लिया तो आगे के जो भी रूल हम आपको बताएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये तो फर्स्ट नंबर पे हम आपको बताएंगे डेफिनेशन, सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो भी नेक्स्ट हम रूल आपको बताएंगे, डायग्राम आपको समझ लेना है, सारे के सारे समझ जाओगे रूल। तो इसको आप टी कर लो भाई, पॉइंट, इस पॉइंट को टी डाल लो, क्योंकि टेंजेंट लाइन ड्रा की है तो टेंजेंट को टी से लिखते हैं ना, तो इसीलिए इस पॉइंट को हमने टी डाल दिया। ठीक है, ये पहली टेंजेंट लाइन कहो या सेकंड कहो, क्योंकि दो ही ड्रा करनी है। तो चलो इसको हम पहली टेंजेंट लाइन कहते हैं और इस वाली को दूसरी टेंजेंट लाइन बोलते हैं, टी डैश कर लो भाई, टी से टेंजेंट को लिखा जाता है तो इसीलिए इसको टी और इसको टी डैश। समझ गए, दो टेंजेंट लाइन आप समझ गए हो। अब बात करेंगे नॉर्मल लाइन की, तो कितनी, दो। तो कहाँ से ड्रा करना है, जहाँ पे ये लाइन टच है, कहाँ पे टच है, ये पहली जो टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पे टच है तो P डाल लो। आप कुछ भी पॉइंट इसको डाल लो, कुछ भी डाल लो, चाहे R डाल लो, चाहे आप कैपिटल X डाल लो। ठीक है, तो हमने P यहाँ पे डाल दिया, पहली टेंजेंट का ये टेंजेंट पॉइंट है, और यहाँ पर हमने एक टेंजेंट पॉइंट लेंगे, ये वाली जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट पॉइंट Q ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से एक और यहाँ से सेकंड नॉर्मल लाइन ड्रा करना है। तो देख लो भाई, नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं, समझना है। और नॉर्मल लाइन आपको पता है भाई, अगर नॉर्मल लाइन की बात करें तो एंगल कितने का देता है, 90 डिग्री का देता है। तो ऐसे करके आपको ड्रा करना है। ठीक है, 90 डिग्री लगना चाहिए, समझ गए। जैसे कोई भी, जैसे ये है लाइन, तो ऐसे करके ड्रा करनी है। अब देखो, यहाँ से आपको ड्रा करना है, तो ये ऐसी है, तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, ये 90 डिग्री का एंगल ये लाइन बनाएगी तो नॉर्मल लाइन बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल लाइन। इतना क्लियर हुआ। अब और क्लियर करना है, दो टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदित। ये पहली टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है, इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसको R डाल लो। ठीक है, जैसे आपने दो टेंजेंट लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट R डाला, ऐसे ही नॉर्मल लाइन देख लो, दो नॉर्मल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इंटरसेक्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे n डाल दिया। इस पॉइंट को कुछ भी डालो, आपकी मर्जी है, हमने n डाल दिया। इतना क्लियर हुआ। अब बात करेंगे हम एंगल की। तो यहाँ पर हमने एंगल ले लिया, किसके बिटवीन ले लिया, ये इनिशियल लाइन है, ये क्या है, इनिशियल लाइन है, और ये क्या है, टेंजेंट लाइन। तो इनिशियल लाइन और टेंजेंट लाइन के बिटवीन एंगल आपको क्या रखना है, साई रखना है, क्योंकि यहाँ पे एफ साई है। समझ गए, इक्वल में जो भी वेरिएबल है उसी को लेना है। जैसे अगर हम बात करें एक्सरसाइज 11.2 की, हमने ऐसा ही डायग्राम बनवाया था, तो वहाँ पे हमने कार्टेशियन और पोलर में दोनों में आपको बताया था। तो पोलर के लिए समझ लो भाई, ये जो चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं,
वहाँ पर हमने आपको समझाया था टेंजेंट एंड नॉर्मल। लेकिन इस चैप्टर में आपको समझना है भाई, खेल तो वही है भाई। पढ़ाई किसको बोलते हैं आप बताइए, पढ़ाई किसको बोलते हैं? एक कदम आगे का पता हो, क्या बोलते हैं? पढ़ाई बोलते हैं। तो एक कदम आगे का पता हो, इसका मीन्स है 11.2 एक्सरसाइज में हमने ये वाला कर्व लिया था r इक्वल एफ थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल था वो हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था थीटा। लेकिन यहाँ पर हमने ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन यस इक्वल एफ साई, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वही आपको लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या एंगल लेंगे? साई लेंगे, इनिशियल लाइन और टेंजेंट लाइन के बिटवीन। इतना क्लियर हुआ? अब आपसे ये कहें कि ये वाला एंगल बताइए भाई, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट लाइन, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट लाइन देख लो, एक ये है एक ये है, इसके बीच का एंगल आपको बताना है। इसके क्या बताना है? बीच का एंगल। ये हम कलर कर देते हैं, ये कलर आपको समझना है, ये कलर हमने कर दिया। इसके बीच का एंगल यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें, डेल्टा साई लिख दिया। ये एंगल है, ये वाला एंगल। इतना ध्यान रखना है, दो टेंजेंट के बिटवीन ये एंगल है, समझ गए? हाँ। अब आपसे कहें कि ये वाला एंगल बताइए, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, बहिष्ठ कोण क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में भी लिख देते हैं बहिष्ठ कोण। भाई बहिष्ठ कोण तो जानते हो ट्रायंगल का, भाई ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम के इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले दो एंगल उठाना है, ट्रायंगल के अंदर वाले। तो ये ट्रायंगल है, देख लो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, अंदर वाले यही तो हैं। तो क्या हो जाएगा? साई प्लस का डेल्टा साई, ये हो जाएगा। भाई हमने आपको बहुत समझाया, देखो यहाँ पे अगर क्लियर ना हुआ हो तो यहाँ पर देख लो। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ले लो, चाहे समद्विबाहु ले लो, समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। इक्वालेटरल ट्रायंगल ले लो, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चाहे राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो एक साइड आपको बढ़ाना है, एक भुजा अगर हम इसकी बढ़ा लें, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे ये वाली बढ़ा लो, चाहे इधर बढ़ा लो, चाहे नीचे बढ़ा लो, कहीं बढ़ा लो, तो ये वाला एंगल छोड़ के, मतलब जिस पर आपने ये लाइन बढ़ाई है, ये वाली भुजा पकड़ के बढ़ाई है, तो इस पे जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये एंगल जो बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ये किसके इक्वल होता है? अंदर वाले जो दो एंगल हैं। अंदर वाले कौन सा? ये तो कट गया ना। अब ये वाला एंगल है, चलो इसको अल्फा ले लिया। एक ये वाला एंगल है, इसको हमने क्या ले लिया? बीटा ले लिया। समझ लो भाई, ये कलर भी कर देते हैं। एक ये एंगल हमने ले लिया, एक एंगल ये ले लिया। अब आपको बताना है यहां पर क्या होगा भाई, क्या होगा? लो ये होगा, इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के, तो ये होगा। तो वही हमने लिखा है, ये साई है या डेल्टा साई है, तो वहां पर हमने लिख दिया। अब इसको रफ करते हैं क्योंकि ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे ये पूछेंगे, ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला कलर कर देते हैं हम, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोलेंगे? नॉर्मल लाइन दो हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? एन पे। तो ये एन एंगल इसके इक्वल होता है, इतना समझ जाना है। तो ये डेल्टा साई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा साई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा साई हो जाएगा। अब हम आपसे ये कहें कि इस कर्व का सेंटर बताइए। जैसे यहाँ पे लिखते हैं सर्किल लिखते हैं, तो कर्व होता ना, कर्व को सर्किल बोलते हैं। सर्किल का इक्वेशन भाई कर्व ही होता है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, इसका सेंटर क्या बोलोगे बताइए, इसका सेंटर बोलोगे 0,0 और रेडियस क्या बोलोगे, रेडियस क्या बोलोगे बताओ। तो रेडियस आप ये बोलोगे ए। तो भाई अगर हम ड्रा करते हैं तो ये सेंटर रहा 0,0, रेडियस की अगर बात करें ये है। तो ऐसे ही आपको इसका सेंटर बताना है, तभी यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई रेडियस आपको तभी पता चलेगी जब आपको सेंटर पता चलेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो है कर्व है, तो जब सेंटर पता चलेगा तभी आपको रेडियस पता चलेगी। जैसे इसका सेंटर पता चल गया तो हमने चाहे यहाँ पे ड्रा कर लो, चाहे यहाँ पे ड्रा कर लो, चाहे यहाँ पे ड्रा कर लो, ये सारी क्या है, रेडियाई हैं। रेडियाई बोलते हैं त्रिज्याएं। तो सेंटर की अगर हम बात करें तो भाई ऐसे करके ड्रा करोगे, ऐसे करके तो यहाँ पर सेंटर मिलेगा, यहाँ पर सी हमने ले लिया, ये फिक्स है, ये क्या है, सी फिक्स है, इसको आपको सी ही लिखना है। अगर हम बात करें सी से पी तक डिस्टेंस तो क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रो से लिखते हैं, रो से। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये रो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये आपको समझना है कि सेंटर और पॉइंट P, टेंजेंट पॉइंट P और सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक है, रो बोलेंगे। ऐसे करके बनाना है रो, ऐसे ऐसे ना कर देना, ई हो जाएगी, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देना, समझ गए। अब इसको हम रफ कर देते हैं। रो आपने समझ लिया, ये डायग्राम आपको बना लेना है, ये डायग्राम आपको बना लेना है। अब इस डायग्राम में किसको क्या बोलेंगे वही यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहले आपको ये सी लिखना है। सी क्या बोलेंगे, इस कर्व की क्या है भाई, इस कर्व का सेंटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे ये पेपर में पूछ ले चाहे कर्वेचर की पूछ ले, जो यहाँ पे लिखा है वही छाप देना है। तो यहाँ पे लिख लो, C is the center of the curve S equal F psi। S equal क्या ले लिया, F psi, ठीक है, C के लिए हो गया। अब बात करेंगे डिस्टेंस की। ये जो CP दिख रही है इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लिखा है। तो एंड इसके आगे ही लिखना है, एंड डिस्टेंस CP is called, distance CP is called radius of curvature। इतना क्लियर हुआ, C पता चल गया, C से P तक डिस्टेंस पता चल गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कि किससे डिनोट करोगे तो आप बोलोगे रो से। तो इसके आगे लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर। क्या बोलेंगे, ग्रीक लेटर बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे करके, ठीक है, और इंग्लिश में भी लिख देते हैं रो, RHO बोलते हैं रो। तो यहाँ पर दैट इज करके आपको लिख देना, दैट इज रो, रेडियस ऑफ
कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे जो लिखा है ना रो, उसी के हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि पहले हमने सीपी के लिए बोला है, सीपी क्या है, और सीपी आपको पता है सी से पी तक डिस्टेंस रो है, तो रो बता दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर अगर हम बात करें एन से पी तक, क्या बात करें, एन से पी तक, तो इसको रो को बोलते हैं, जब लिमिट यूज करते हैं तब बोलते हैं, देखो जैसे हमने लिमिट यूज कर ली Q से P, ये क्या है Q से P, तो हमने Q टेंस टू P ले लिया, आर्क बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, समझ गए। अब आप लिखोगे एन पी या पी एन लिख दो, मतलब अगर लिमिट यूज करोगे तो रो आपको लेना है पी से एन तक, पी से एन तक लेना है अगर आपने लिमिट यूज की है, वैसे तो सी से पी तक होता है ये रो। इतना क्लियर हुआ? ये फार्मूला यूज होगा, रो के इक्वल ये पी एन यूज होगा, जब हम नेक्स्ट रूल बताएंगे ना तो उसमें यूज होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें, इस रो का क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लें तो क्या बोलेंगे, 1/ρ Cp, तो बोलते हैं केवल और केवल कर्वेचर बोलता है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कर्वेचर बोलते हैं। ये रो है, सही से बना देते हैं, ठीक है, ये रो है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आता है लिख के टू फाइंड कर्वेचर, तो टू फाइंड कर्वेचर का मीन्स है 1/ρ आपको फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में लिख के आ जाए टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तब आपको रो निकालना है, समझ गए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात आपको पता हो, नहीं तो अटक जाओगे भाई वहां पे, और अटक जाओगे फिर लटक जाओगे, तो ये चीज आपको समझना है। इतना क्लियर हुआ? अब आपसे हमने डायग्राम में बोला था ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो यहां पे लिख देते हैं एंगल बिटवीन टू टेंजेंट लाइन, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट लाइन किसके इक्वल होता है, एंगल बिटवीन टू नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्या होगा, टी आर टी डैश, यहां पे लिख देते हैं एंगल टी आर टी डैश इक्वल, टी आर टी डैश इक्वल होगा पी एन क्यू, इक्वल एंगल पी एन क्यू। भाई नोट करते रहो, यहां तक आपको लिखना है, यहां तक क्या करना है, यहां तक आपको लिखना है डेफिनीशन, चाहे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की लिखो या केवल कर्वेचर की लिखो, समझ गए। इतना लिख देना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब सेकंड जो रूल बताएंगे, ठीक है, वहां पर एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, उसको डिराइव भी करवाएंगे और इसी डायग्राम का यूज होगा। तो डायग्राम हम क्या करेंगे, रफ नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको रफ करेंगे, तो आप लोग क्या करो, नोट करो, तब तक इसको हम रफ करते हैं।
थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, थोड़ा इसको क्या करते हैं, रैपिड फायर ले लेते हैं। भाई नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो, हम आपको लिखाते रहेंगे जो भी यहाँ पर यूज होगा। एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करो, सेकंड नंबर डाल के और हेडिंग डालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो बताएं वही लिखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर इंट्रिंसिक इक्वेशंस, ये लिख लो भाई, ये हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अंडरलाइन कर लेते हैं। ये जो है रो के इक्वल ds अपॉन डी साई, इसको बोलते हैं, ये जो लिखा है इंट्रिंसिक इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम ड्राइव करवाएंगे। तो क्वेश्चन बनकर आता है भाई, आ जाता है इस फार्मूले का ड्राइव। तो देखो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, कैसे पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है इफ यस इक्वल एफ साई देन प्रूव दैट रो इक्वल ds अपॉन डी साई। और करके बता देते हैं, या तो ऐसा पूछा जाएगा या केवल ये लिख के आएगा प्रूव दैट रो के इक्वल ds अपॉन डी साई। ठीक है, और ये पूछा गया है, ये वाला जो हमने लिखा है और करके ये आया हुआ है, बताएं कौन सी सन में ये पूछा गया था, सब बता डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काशी यूनिवर्सिटी में 2011 और 19, यहाँ पे लिख देते हैं, काशी यूनिवर्सिटी में 2000 कितना बताया था, 11-19। और देख लो एक और यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था, अवध यूनिवर्सिटी में ये आया है, मतलब 2000 में पूछा गया था। ठीक है, ये भाई लिख लो। अब इसको डिराइव करवाएंगे, रो इक्वल ds अपॉन डी साई। कौन सा रूल लगेगा बताएंगे, डायग्राम यही यूज होगा, डायग्राम आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट में ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ये लिख लो, क्योंकि अब इसको रफ करेंगे तभी तो प्रूफ बताएंगे इसको। ठीक है, इसको हटा दें, ओके भाई, इसको हटा देते हैं। अब देखो कैसे प्रूव होगा, और यहाँ पे लिख दो पोल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रायंगल आपको देखना है PNQ। तो आपको क्या करना है, ये लाइन मिलाना है। देखो बताते हैं कौन सी लाइन आपको मिलाना है, क्योंकि ये तो आर्क है। अगर हम बात करें Q से P तक, ये तो आर्क है। आर्क का मतलब चाप को बोलते हैं आर्क। तो गोलाई में हमेशा मिलती है, आर्क हमेशा किस में मिलती है, गोलाई में। जैसे कोई सर्किल है, आपने 10th में पढ़ा होगा, तो ये ऐसे करके ये गोलाई में ये आर्क होती है चाप सीधी सीधी नहीं मिलेगी, सीधी सीधी आपको चाप नहीं मिलेगी, समझ गए, गोलाई में मिलती है, गोलाई में।
जब आप ट्रायंगल लोगे तो इसे मिलाना पड़ेगा, P एंड Q को मिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गैपिंग हम दे देंगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये हमने मिला लिया, अब ट्रायंगल बन गया, देख लो, देखो ट्रायंगल बना इसमें PNQ। तो इसी ट्रायंगल से सब कुछ हो जाएगा, मतलब प्रूव हो जाएगा ये रो के इक्वल ds अपॉन डी साइन। चलो भाई इतना तो क्लियर हुआ। अब देखो, अब यहां पे लिखना है फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा है, PNQ। PNQ हमने ले लिया। यहां पर आपको एक रूल लगाना है यूजिंग साइन रूल। क्या लगाना है, साइन रूल यूज करना है। अब साइन रूल क्या होता है, ये बहुत दिक्कत है। साइन रूल क्या होता है, आपने 12th में वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर। तो वेक्टर में आपको समझाया गया होगा, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ए है, पॉइंट बी है, सी है, तो ए के अपोजिट ए साइड और बी के अपोजिट ये बी वाली साइड, सी के अपोजिट, मतलब सी एंगल है, सी के अपोजिट ये सी साइड। तो जब भी आपको साइन रूल यूज करना होता है तो साइड के अपॉन लिखना है ये वाला एंगल, मतलब साइन रूल का मतलब साइन आएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए अपॉन साइन है, मतलब ये साइड ली, इसके अपोजिट एंगल लेना है। अगर आपने बी साइड ली तो बी के अपोजिट एंगल लेना है ये वाला। तो क्या बी के अपॉन साइन बी इक्वल में, अगर आपने सी साइड ली है, अगर आपने सी साइड ली है तो सी के अपॉन में ये वाला एंगल लेना है, तो साइन सी। ये होता है साइन रूल। अलग से कहीं लिख लो, अलग से कहीं लिख लो, अलग से कहीं लिख लो, क्योंकि यही यूज होगा यहां पर। ये तो क्लास 12th की बात है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने जो बोला है कि साइन रूल यूज होगा वो आपको सिखा रहा है। सबसे पहले हमने क्या ले ली, हमने आर्क ले ली। आर्क ले लो भाई, आर्क से काम चल जाएगा, आर्क से ट्रायंगल नहीं बना। आर्क PQ जब ट्रायंगल नहीं बना, जिससे ट्रायंगल बना उसको ले लो। तो क्या बोलेंगे, इसको कॉर्ड बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसको बोलेंगे कॉर्ड, कॉर्ड PQ। कॉर्ड का मीन्स है जीवा, हिंदी में बोलते हैं जीवा। तो ये कॉर्ड है, तो हमने क्या ले ली, कॉर्ड। फिर अपान में आपको साइन लिखना है, ठीक है। हमने कॉर्ड ले ली PQ के अपान आपको साइन लिखना है और एंगल लिखना है। एंगल देखो, इस कॉर्ड के अपोजिट एंगल कौन सा है, डेल्टा साई है, तो हमने लिख लिया डेल्टा साई, ठीक है। फिर आपको लिखना है ये PN लिखना है, मतलब तीनों साइड लेना है, तीनों। अरे साइन रूल में तीनों साइड यूज हुई थी। तो PN की बात करें तो PN तो PN है भाई, ये कॉर्ड थोड़ी है, ये PN कॉर्ड नहीं है, तो ऐसे ही लिखना है सादा सादा। अब PN के अपोजिट एंगल देखना है, PN के अपोजिट एंगल देखना है। तो ये PN है, इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ये लेना है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला। तो NQP साइन एंगल NQP, ठीक है। अब इक्वल PN ले लिया। अब NQ की अगर बात करें, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, NQ, ये वाली साइड ली है, दो ले चुके हैं, ये वाली बची है। तो इसके अपॉन साइन में एंगल यूज करना है ये वाला एंगल यूज करना है ये वाला। तो देखो भाई हमने यूज किया साइन एंगल NPQ, ठीक है। अब आपको दो यहाँ पे टर्म लेना है, दो टर्म लेना है। कौन से लेना है, एक ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो,
ठीक है, एन क्यू पी, एन क्यू पी, एन क्यू पी। तो अगर हम बात करें इसकी या फिर इसकी, ये दोनों सेम काम करेंगे एंगल, क्योंकि ये जो एंगल है ये मतलब नॉर्मल से ड्रा हो रहा है, ये नॉर्मल ड्रा किया तो ये एंगल बना, और नॉर्मल हमेशा क्या देता है 90 डिग्री देता है, 90 डिग्री। नॉर्मल हमेशा क्या देता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर π/2 आ जाएगा, यहाँ पे π/2, तो इसका खेल खत्म होगा। चाहे इसके साथ ये ले लो, चाहे इसके साथ ये ले लो, ये फिक्स है, ये लेना ही लेना है, ये फिक्स है, ये लेना ही लेना है, क्योंकि इसमें डेल्टा साई दिख रहा है, कर्व है ना साई के टर्म में, तो ये साई वाला लेना ही लेना है। इसके साथ में चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आपकी मर्जी भाई। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक इन फर्स्ट टू टर्म। दो टर्म हमने ले लिए, टेक इन फर्स्ट टू टर्म मतलब प्रथम दो पद लेने पर। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉड पी क्यू के अपॉन में साइन डेल्टा साई इक्वल पी एन के अपॉन साइन एंगल एन क्यू पी। ठीक है, अब डायग्राम का यूज नहीं होगा, ठीक है, पहले से हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से पी एन की अगर हम वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, पी एन की, तो इसका इसमें क्रॉस इंटू करेंगे। तो पहले लिखेंगे कॉड पी क्यू के अपॉन में साइन डेल्टा साई इंटू में साइन एंगल एन क्यू पी। ठीक है, अब आपको पता है डेफिनीशन हमने बताई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वहाँ पे रो के इक्वल एक फार्मूला बताया था, लिमिट क्यू टू पी पी एन, वही फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे क्योंकि पी एन की वैल्यू आ चुकी है। अब रफ करेंगे आप लोग, इसके आगे लिखना है, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको रैपिड फायर ले लेते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लो भाई, सभी स्टूडेंट इतना नोट करो जितना हमने यहाँ पे बताया है। अब नेक्स्ट लाइन में आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पे लिखना है वी नो दैट रो इक्वल लिमिट क्यू टू पी एन। यही फार्मूला नंबर 1 में याद किया था, बताया था यूज होगा, तो यहाँ पे यूज है। अब पी एन की ये वाली वैल्यू डाल दो, पी एन की ये वाली यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो रो के इक्वल लिमिट Q टेंस टू P। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉड पी क्यू अपॉन में साइन डेल्टा साई और इनटू में साइन एंगल एन क्यू पी। अब देखो हमें पता है हमको क्या लाना है, रो के इक्वल डी एस के अपॉन डी साई, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे डेल्टा साई तो दिख रहा है, डेल्टा साई तो दिख रहा है, इससे ये वाला मैच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डी एस है तो डेल्टा एस आपको लाना है। अब कैसे लाना है हम आपको बताते हैं, इसको रफ कर दें, ठीक है। लिमिट Q टेंस टू P कॉड पी क्यू अपॉन में साइन डेल्टा साई। तो देखो भैया हमने लिखा है यहाँ पे डेल्टा एस के अपॉन, हमने क्या बोला है, जैसे ये हमको लाना है। आपको पता है जैसे लिमिट अगर थीटा टेंस टू 0 हो और साइन थीटा अपॉन में थीटा, तो क्या होता है, 1 होता ना। तो इसको बंद करने के लिए इसके ऊपर क्या चाहिए, डेल्टा साई चाहिए। मतलब इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इसका रेसिप्रोकल करके लिखो, फिर भी आंसर 1 ही रहता है। आंसर क्या रहता है, 1 ही रहता है।
तो डेल्टा साई इसको अगर हमने दिया, ठीक है, डेल्टा साई इसको हमने दिया और नीचे हमने क्या लिख दिया, डेल्टा एस लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने डेल्टा यहाँ पर हमने लिखा, क्योंकि इतने का हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड तो देना ही पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड तो देना ही पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे करके। अब ठीक है, अब देखो ये वाला इसे दे देना, तो क्योंकि 1 होता है ये वाला रूल यूज हो जाएगा, और ये वाला एक इसे दे देना है, और ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा साई, मतलब इस वाले से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है, कम हो गया भाई। और ये वाला ये ऐसे लिखो, साइन एंगल एन क्यू पे, ठीक है। अब देखो अलग अलग लिमिट देंगे, तो जब इसे देंगे तो इसको डेल्टा एस दे दो, डेल्टा एस ये आर्क लेंथ है भैया। हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 11.4 में, क्या बताया था कि ds क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बोलते हैं। तो ये आर्क लेंथ है 11.4 एक्सरसाइज में, ये बात हमने आपको बताई थी, ठीक है। लिमिट q टेंड्स टू p, तो हम क्या करेंगे, कॉड पी क्यू के अपान में ये डेल्टा एस लिख देते हैं, क्योंकि आर्क किसकी हो जाएगी, जैसे कॉर्ड पी क्यू डायग्राम से आपने देखा था पी क्यू, तो डायग्राम से कॉर्ड के नीचे आर्क बताई थी, बार बार घुमा रहे थे, गोलाई में मिलती है, गोलाई में मिलती है, वही आर्क है ये पी से क्यू तक। डायग्राम में लिख लेना, जैसे नहीं लिखा है तो लिख लेना, तब ये आप समझ पाओगे, ठीक है। ओके भाई, इसको हम लिमिट देंगे, फिर इनटू में लिमिट, जब हम इसको देंगे इसके अपॉन ये, तो ये Q2P क्या बताएगा, 0 बताएगा। तो यहाँ पे डेल्टा साई टेंड्स टू 0 आपको करना है, क्योंकि जो यहाँ पे होता ना, यहाँ पे वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे हो, वही यहाँ पे, तो बन देता है। तो यहाँ पे डेल्टा साई हमने ले लिया, अपान में ये साइन डेल्टा साई, समझ गए, जो यहाँ पे वही यहाँ पे रखना है। तो ये ध्यान रखना है, जब Q टेंड्स टू P होता है तो डेल्टा साई टेंड्स टू 0 होता है, ये फिक्स है, ये आपको समझ लेना है। Q टेंड्स टू जब P होता है, Q से P तक जब आर्क लेके जाते हैं तब डेल्टा साई क्या बताता है, टेंड्स टू 0 बताता है, समझ गए। डायग्राम में समझो, क्योंकि Q से P तक वही आर्क है भाई, समझ गए। आपने ये इसे दे दिया, इसको ये दे दिया, अब ये है मेरे पास, यही है लिमिट डेल्टा साई टेंड्स टू 0, डेल्टा साई टेंड्स टू 0, Q2P लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, Q2P लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एस के अपान में डेल्टा साई, ठीक है, इसको हमने लिख लिया ऐसे। अब इसकी बात करेंगे, इसको भी लिख लो, Q2P साइन एंगल NQP, ठीक है। अब आपको पता है ये 90 डिग्री देगा भाई, नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं डायग्राम में, तो नॉर्मल क्या देता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये तो खत्म, बन हो जाएगा। यहाँ पे Q2P है तो डेल्टा साई टेंड्स टू 0 लिख लो, ठीक है। देखो भैया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, ये बचेगा क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। अब बात करेंगे इसकी, ये जरूर आपको समझना है, पहले इतना नोट कर लो, क्योंकि हम रफ करेंगे ना
फिर आपको समझाते हैं, मज़ा तो आएगा भाई, गर्दा तो उड़ेगा भाई। तो यहाँ पर क्या था, डेल्टा साई टेंस टू 0 लिख लो, Q2P ना लिखो क्योंकि यहाँ पे साई नज़र आ रहा है, हमने बताया था जहाँ पे साई नज़र आ जाए वहाँ पे डेल्टा साई टेंस टू 0 लिखना, जहाँ पे साई नज़र आ जाए। यहाँ पे साई नहीं नज़र आ रहा है, Q2P लिखना है, यहाँ पे साई नज़र नहीं आ रहा तो Q2P लिखना है। ओके भाई, अब इसको हम रफ करेंगे। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट लाइन। आंसर शीट तो आपको पता ही है कि हमको लाना है क्या, तो रो के इक्वल यहाँ पे समझो थोड़ा सा, लिमिट Q2P कॉड PQ है, क्या है, कॉड PQ है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको क्या बोलेंगे, ये डेल्टा एस क्या है, ये आर्क है भाई, आर्क लेंथ 11.4 में खूब चिल्ला के आपको पढ़ाया था, जो ये जो 11 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो यहाँ पे लिख लो आर्क, चाहे आप स्मॉल लेटर से लिखो चाहे कैपिटल लेटर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्क इसे क्या लिखते हैं, PQ लिखते हैं भाई। डेल्टा एस जैसे कॉर्ड है, सीधी थी कॉर्ड, ये घूमी हुई आई थी ना डायग्राम की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल डायग्राम में ड्रा किया था, एक यहाँ से किया था इंटरसेक्ट पॉइंट एन था, तो ये आर्क होती है, ये P था ये Q था, तो इसको कॉर्ड बोलते हैं, लिख लिया। और ये क्या है, डेल्टा एस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, डेल्टा एस क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। तो भाई आर्क बोलेंगे तो वही तो लिखा है डायग्राम में, P से Q तक डेल्टा एस लिख देना, क्योंकि हम तो डायग्राम रफ कर चुके हैं। आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि इसको ऐसा लिख दो, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता है, हम 1 लिख देते हैं, और ये तो ऐसे जिंदा रहेगा। लिमिट डेल्टा साई टेंस टू 0, डेल्टा एस के अपॉन में डेल्टा साई, यहाँ पर डाल दो 90 डिग्री, क्योंकि ये जो Q जहाँ पे एंगल है ना, वो नॉर्मल लाइन ड्रा हुई है, नॉर्मल लाइन और कॉर्ड के बिटवीन आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, तो डाल दो भैया। अब Q2P, Q के स्थान पे P रख दो, तो कॉर्ड Q के स्थान पे P रख दो, तो PP अपॉन में आर्क PP, भाई Q के स्थान पे ऊपर रख दो नीचे रख दो, ये तो 1 हो गया। हटाओ इसको, क्या करोगे लिख के, लिमिट डेल्टा साई टेंस टू 0 और डेल्टा एस के अपॉन में डेल्टा साई, और ये 1, ये काट दो, आर्क PP और कॉर्ड PP, समझ गए, एक सेम टू सेम है तो काट दो कॉर्ड और आर्क को। ओके भैया, इसको हम रफ करते हैं। अब क्या बचा, रो के इक्वल ये बचा, लिमिट डेल्टा साई टेंस टू 0, डेल्टा एस के अपॉन में डेल्टा साई, ठीक है। अब रो के इक्वल, अब इसे हटा दो, मतलब ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इसको लिखा जाता है ds के अपॉन में डी साई, यही प्रूव करना था, ds के अपॉन डी साई। यहाँ पर वेयर करके बता देते हैं, यहाँ पे वेयर करके लिख लो, वेयर जो ds अपॉन डी साई जो लिखा है, मतलब ये इक्वल होता है डेल्टा साई टेंस टू 0 डेल्टा एस के अपॉन में डेल्टा साई, ठीक है। ये भाई सेकंड जो है रूल कंप्लीट हुआ, नोट करो भाई। और रो के इक्वल ds अपॉन डी साई को बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशंस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं थर्ड पॉइंट, तीसरा रूल है ये, इसको पहले रफ करते हैं फिर आपको बताते हैं तीसरा रूल। थोड़ा रेबिट फाइल लेना इसको, रेबिट फाइल लेना ही पड़ेगा, रेबिट फाइल हमको लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रूल नंबर थर्ड में सेम रहेगा, ये जो लिखा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो आपको वही लिखना है जो पहले लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर
फॉर कार्टेशियन लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, कार्टेशियन, और यहाँ पे लिख लो इक्वेशंस। सभी स्टूडेंट हेडिंग डालो ये। फिर बताते हैं यहाँ पर हमको क्या करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, यही क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक और फार्मूला आपको डिराइव करना है, मतलब डायरेक्ट तो याद करना ही करना है। 1 प्लस dy के अपॉन dx का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपान में d2y के अपान में dx स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ पे ड्राइव करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनकर आता ना, तो इसको ड्राइव करवाते हैं। और इसको डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना कार्टेशियन इक्वेशंस का मतलब है एक्स एंड वाई वेरिएबल में जब हमको इक्वेशन मिलेगा कर्व का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर जो सेकंड रूल हमने बताया था वहाँ पे यस इक्वल एफ साई था, तो मतलब अगर यस और साई में कर्व का इक्वेशन मिलेगा तो अभी जो फार्मूला बताया था इंट्रिंसिक इक्वेशन उसका यूज होगा, रो के इक्वल डी एस अपॉन डी साई सेकेंड में, ये थर्ड है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइंड करना है, लेकिन अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में ये फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, इंट्रिंसिक इक्वेशन में अभी लिखाया था। इसके बाद चलेगा पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये आपको समझना है। तो कार्टेशियन की बात करेंगे, ये फार्मूला याद करना है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आता है, ड्राइव भी करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन आता है प्रूव दैट, क्वेश्चन आता है प्रूव दैट रो के इक्वल 1 प्लस डी वाई के अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 और पूरे की कितनी है 3/2 है, अपान में d2y के अपॉन में dx स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये और एक और आता है, और करके उसको भी लिखवा देते हैं। तो हम ये भी बताते हैं, ये जो पहला लिखा है ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, काशी, गोरखपुर, ये सब लिख देंगे। पहले इसको लिख देते हैं इस्टेब्लिश, यहाँ पे और करके लिख देते हैं। कार्टेशियन फार्मूले फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताते हैं भाई कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ये वाला पूछा गया है। बताया है कानपुर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें 2002 में पूछा गया था। ठीक है, अगर हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें 2008 में पूछा गया था। अगर हम बात करें अवध यूनिवर्सिटी की 2016 में पूछा गया था। काशी यूनिवर्सिटी की बात करें, ये पूछा गया था 2013 और 15 में। एक यूनिवर्सिटी और है गोरख, यहाँ पे लिख देते हैं गोरखपुर। सभी स्टूडेंट लिख लो भैया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2005 में पूछा गया था ये वाला पहला जो लिखा है प्रूव दैट। तो भाई तैयार करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, अगर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है तो जरूर तैयार करना है। आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो तैयार करना है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं।
उमा घुमा के वही क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो लल्ला, उमा घुमा के आते रहते हैं। तो भाई प्रूव करवाएंगे, इसको लिख लो। और क्या, कैसे प्रूव होगा वो हम आपको बताते हैं। पहले ये नोट कर लो ये दोनों, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, अब बताते हैं कि कैसे कैसे इसको करना है प्रूव। देखो भैया, सबसे पहले आपको पता है 11 पॉइंट, अगर हम 4 की बात करें, इसका ज़्यादा यूज है भाई 11.4 का। टेन साई के इक्वल dy अपॉन dx, ये तो याद ही होगा ना, टेन साई के इक्वल dy अपॉन dx होता है। तो देख लो भैया, वी नो दैट यहाँ पे लिखते हैं, वी नो दैट dy के अपॉन dx के इक्वल टेन साई, ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव की, किसकी वैल्यू चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव की चाहिए। तो इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दो भाई, देखो अगेन यहां पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स रख लो, दोनों साइड रख लो, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टेन साई। अब देखो ये हो जाएगा d2y के अपॉन में dx स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, साई का अलग कर लो, डी साई के अपॉन dx। इतना क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। फार्मूला तो आपको याद है, देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और 3/2 अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या क्या चाहिए है, देखो हमको ये चाहिए है और ये चाहिए है, कैसे मिलेगा और रो पता है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो रो के लिए फार्मूला पता है क्या होता है, ds के अपॉन डी साई। तो ये हमको चाहिए यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे ds आ जाए तो बनापान रो लिख देंगे हम, डी साई के अपॉन ds अगर होगा तो बनापान रो लिख देंगे। तो भैया ds का इंटू करो, ds का डिवाइड करो, तब आपको रो मिलेगा, क्योंकि रो के इक्वल ये आपको दिखाना है। तो देखो कैसे हम आपको बताते हैं, d2y के अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। अब सेक स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। चलो बाद में लिख देना है, पहले हम क्या करेंगे, ds का मल्टीप्लाई ds का डिवाइड लगाते हैं। अब रिप्लेस करना है, ये वाला ds यहाँ पे पहुँचाना है, dx वहाँ पे पहुँचाना है। तो एक फार्मूला निकल के आया, वही 11.4 की बात करें तो cos साई के इक्वल क्या होता है, dx के अपॉन ds होता है। और मेरे पास यहाँ पर कितना निकल के आएगा, मतलब अगर नीचे कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, तो ds ऊपर जाएगा, dx नीचे आएगा। जब हम चेंज करेंगे ds अपॉन dx ये मिलेगा, तो ये आपको लिखना है सेक साई, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, d2y के अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल में, इसको लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करते हैं, ds यहाँ पे लिखते हैं और ds के अपॉन ds, इंटरचेंज किया ds का किसके साथ, dx के साथ। अब ये लिख देना है और ये वो लिख देना है, मतलब सेक साइड डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इतना नोट करो। अब हम यहीं से बताते हैं, देखो भैया d2y के अपॉन में dx स्क्वायर, यहाँ पर
1 प्लस डी वाई के अपॉन डी एक्स के इक्वल टेन साई था, तो यहाँ पे डाल दो डी वाई के अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अपॉन रो, और ये क्या हो जाएगा, तो इसके इक्वल सेक कर लो, हमने कर लिया सेक साई। फिर यहाँ पर आपको फार्मूला बनाना है, जैसे सेक स्क्वायर साई के इक्वल लिखा था ऐसे ही यहाँ पर करना है, मतलब इसको स्क्वायर देना है तो रूट ले लेना है भाई, अगर इसको स्क्वायर देना है तो रूट तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई के अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन रो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर और रूट ले लिया। अब लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर, जैसे ये लिखा है वैसे ही हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे। देखो कैसे, डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस डी वाई के अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन रो 1 प्लस का टेन स्क्वायर साई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल क्या था, टेन साई था, तो यहाँ पे रख दो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी पावर 1, इसकी क्या 1 अपॉन 2, जब प्लस करेंगे तो ये पावर मिल जाएगी 3 अपॉन 2। ये जुगाड़ है जुगाड़, ये क्या है, जुगाड़ है जुगाड़ भैया, नोट करते रहो। डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस का डी वाई के अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में 1 अपॉन रो, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई के अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी 1 इसकी 1 अपॉन 2 प्लस करेंगे, मल्टीपल में पावर प्लस हो जाती है तो 3 अपॉन 2 हो जाएगी। तो डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस का डी वाई के अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, होल पावर 3 अपॉन 2 हमने लिख दी, और इंटू में 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो, तो रो ऐसे बनाना ई ना लगे। ठीक है, अब यहां से क्या करो, 1 अपॉन रो है तो 1 अपॉन रो, इसका डिवाइड लगा दो, फिर रेसिप्रोकल कर लो, मिल जाएगा आंसर सीट। तो इसको हम रफ करते हैं, आंसर तो आ ही गया है, और इसको डायरेक्ट भी आपको याद करना है, डायरेक्ट भी आपको क्या करना है, याद करना है। जल्दी नोट करो भाई, यहीं से बताते हैं, नोट करते रहो। थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं, डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट आप क्रॉस इंटू कर लो, क्या दिक्कत है, मतलब इसका इधर और ये नीचे भेज दो, तो रो के इक्वल आ जाएगा 1 प्लस का डी वाई के अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, होल पावर 3 अपॉन 2, अपॉन में ये नीचे दे दो, क्योंकि 1 अपॉन रो था ना, रो का क्रॉस इंटू कर दिया, ये आ गया डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट भी याद करना है, ये आपको क्या करना है, डायरेक्ट भी याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा जब क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में मिलेंगे एक्स एंड वाई वेरिएबल में, तो ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, नोट करो। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं, कार्टेशियन हो गया, अब पैरामेट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, नंबर चेंज करते हैं, ये हमने क्या कर लिया, नंबर चेंज कर लिया, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लो पैरामेट्रिक, क्या लिख लो, पैरामेट्रिक लिख लो। ठीक है, अब पैरामेट्रिक में बताते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखवाते हैं, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रूव दैट रो के इक्वल, जो हम फार्मूला निकलवाएंगे वही पूछ लिया जाता है, डी एक्स के अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई के अपॉन डी टी का होल स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2, और अपॉन में
अपान में dx अपॉन dt, d2y अपॉन में dt स्क्वायर, फिर माइनस, अब देखो यहाँ पे dy के अपॉन dt, यहाँ पर d2x के अपॉन में dt स्क्वायर। ठीक है, या तो ऐसे पूछेगा या फिर ऐसे पूछेगा, प्रूव दैट रो के इक्वल, जैसे यहाँ पे डैश के लिए काम करना है, कभी कभी क्या होता है डैश से भी आ जाता है होल स्क्वायर, और बाई फर्स्ट डेरिवेटिव को एक डैश देना है होल पावर 3/2, अपान में देख लो यहाँ पर डैश x डैश और y डबल डैश माइनस y डैश और x डबल डैश, या तो ऐसे आता है, और करके देख लो, प्रूव दैट रो के इक्वल। अब बिंदी से काम करता है, जैसे एक डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो एक बिंदी से काम करो होल स्क्वायर, समझ गए। यहाँ पर एक बिंदी से काम करो होल स्क्वायर और होल पावर 3/2, अपान में इसकी बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एक बिंदी लगा लो, सेकंड डेरिवेटिव है तो दो बिंदी से काम कर लो। कै बिंदी से काम कर लो? दो बिंदी से काम कर लो। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं भाई, क्लियर करवाते हैं, ऐसा नहीं है, ये लो मोटा मोटा, ठीक है। डबल बिंदी से काम करो, यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक बिंदी से काम करो, एक बिंदी से काम करो, फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव है तो दो बिंदी से काम करो, x के ऊपर दो बिंदी, मतलब ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ये आया हुआ है, ये वाला बताते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था। काशी यूनिवर्सिटी 2018 में आया था, ये वाला पूछा गया था। काशी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया थी। यूनिवर्सिटी आपकी कोई सी हो भाई, आए हुए क्वेश्चन है, इधर के उधर होते रहते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का कहीं और चला जाएगा, कहीं और यूनिवर्सिटी का आपके पास आ जाएगा, भाई तैयार करो, ठीक है। ओके भाई, अब इसको हम करवाते हैं प्रूफ, सिंपल है एकदम। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है और इसके बाद हम आपको बताते हैं। इसको हटा दें, चलो भैया इसको हम हटा देते हैं। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जनरल हम कर्व ले लेते हैं, x के इक्वल एफ टी, द गिवन कर्व x के इक्वल हमने क्या ले लिया, एफ टी ले लिया, एंड y के इक्वल हमने क्या ले लिया, जी टी ले लिया। x के इक्वल क्या ले लिया, एफ टी ले लिया, y के इक्वल क्या ले लिया, जी टी ले लिया। अब आपको बताना है यहाँ पे पैरामेट्रिक बताना है, मतलब वेरिएबल बताना है कौन सा है जिसको बोलेंगे पैरामेट्रिक। तो आपसे हम ये कहते हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू में देख लो, x की वैल्यू में y की वैल्यू में देख लो कौन सा वेरिएबल दिख रहा है। तो आप बोलोगे t वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे t इज पैरामेट्रिक, ये t पैरामेट्रिक है। और जो पैरामेट्रिक वेरिएबल होता है ना, उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, अगर पैरामेट्रिक ये हैं इक्वेशन कर्व के, तो dy के अपॉन dx के इक्वल हम dy में dt का डिवाइड लगाते हैं और dx में, नीचे वाले में dt का ही डिवाइड लगाते हैं, जो भी पैरामेट्रिक है लगाते हैं। तो भाई ये आपको पता चल गया dy अपॉन dx। अब आपको क्या करना, अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t से, विद रिस्पेक्ट टू t से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x से कर लो, फिर बता देंगे
जैसे ये t है बता देंगे, पहले x के कर लो, क्योंकि हमें एक फार्मूला यूज करना है जो इससे पहले हमने प्रूव करवाया था ना, 1 प्लस डी वाई के अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, होल पावर क्या है 3/2 अपॉन में d2 y के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला अभी हमने प्रूव करवाया था नंबर 3 में। तो इसी का यूज करके हम फार्मूला निकालेंगे जो हम रफ कर चुके हैं ना, वही। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, हम ये वैल्यू डाल देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अगर टी के करोगे, जैसे जो पैरामेट्रिक है, हमने यही बोला है, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है टी वेरिएबल के। लेकिन अगर टी के करोगे तो भाई ये वैल्यू नहीं मिलेगी, और आपको चाहिए ये वैल्यू, तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है, समझ गए? क्योंकि उसी का यूज करके हम फार्मूला निकालेंगे, तभी यहाँ पे एक्स लिखा है। तो दोनों साइड आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है। पहले हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देख लो डी वाई के अपॉन डी टी है, ठीक है, अपॉन में डी एक्स के अपॉन डी टी है, ये लो। ओके भाई, लगा लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा लो, अंश बटे हर का लगेगा फार्मूला। इसको रफ कर दें, लिखते रहो भाई, बाकी हम पे छोड़ दो। ये हो जाएगा डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, डी टू वाई के अपॉन में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे dx है और यहाँ पे क्या है dt है, तो आपको नीचे dt लाना है, तब आप कर सकते हो। तो अभी एक लाइन dt के लिए काम करेंगे, देखो कैसे। यहाँ पे d अपॉन dx है, मतलब dx है तो इसका कर ही नहीं पाओगे डिफरेंशिएट, क्योंकि इसके नीचे dt है, इसके नीचे dt है, तो यहाँ पे dt हो तब आप फार्मूला लगा पाओगे। तो देखो हम समझाते हैं, आपको क्या करना है, dt का डिवाइड और dt का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतना काम करो, फिर आगे बताते हैं करना क्या। पहले डी वाई के अपॉन डी टी हम लिखते हैं, अपॉन में जो है उसको लिख लो डी एक्स के अपॉन डी टी। अब देखो भाई, अब यहाँ पर आपको देख लेना है, हाँ यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे डी टी ऐसा चाहिए, मतलब ऐसा सिंबल चाहिए यहाँ पे, मतलब इसके बाद ऐसा सिंबल चाहिए। तो सिंबल कैसे चाहिए, देखो यहाँ पर जो है रिप्लेस करना है, डी टी इधर लाना है और डी उधर लेके जाना है, तो हमको ऐसा मिल जाएगा। जब मिल जाएगा टी के विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा डिफरेंशिएट, तो ये भाई लिखो। तो हम क्या करें, डी टी को इस साइड पहुँचाते हैं और डी को उस साइड पहुँचाते हैं, अब भाई हो जाएगा काम। तो डी वाई के अपॉन डी टी भाई, ठीक है, अपॉन में डी एक्स के अपॉन डी टी। अब करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का यूज, अब हो जाएगा। अब जैसे डी टी मिल गया, यहाँ पर डी टी नीचे नीचे डी टी है, अब हो जाएगा डिफरेंशिएट। तो ये क्या हुआ, डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे तो ऐसे लिखो डी टी अपॉन डी एक्स लिखो। यहाँ पर आपको बताना है डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट डी टू वाई के अपॉन में डी टी स्क्वायर, फिर माइनस न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर करोगे, यहाँ पे डी टी नीचे है, डी टी है तो क्या हो जाएगा डी टू एक्स के अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में इसका होल स्क्वायर करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। इतना क्लियर हुआ। अब डी एक्स अपॉन डी टी है, इसे नीचे ले लो तो यही मिल जाएगा। यहाँ पे पावर 2 है और इसकी 1 हो जाएगी, 1 और 2 3 हो जाएगी ना, ठीक है। इसको नीचे लाओ, मतलब डी टी नीचे लाओगे तो ये मिल जाएगा। तो एक लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो ऊपर डी एक्स के अपॉन डी टी, ठीक है, फिर डी टू वाई के अपॉन में डी टी स्क्वायर, फिर माइनस
डी वाई के अपॉन डी टी, ठीक है। फिर क्या है डी टू एक्स के अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे पास डी एक्स अपॉन डी टी इतना, ये नीचे पहले से है, देखो ये नीचे, इसको नीचे लाएंगे, ये आ गया, तो मतलब ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन लिखना है, मतलब ये डी टी नीचे आएगा तो 1 ऊपर रहेगा, तो 1 ऊपर रहेगा तो 1 ना लिखो, नीचे वाला यहाँ पे लिख दो। अब पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। बताते हैं पावर 3 कैसे, इसको हम रफ करते हैं। इतना नोट कर लो, इतना आप नोट करो। देखो भाई डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, अब केवल इसकी पावर और इसकी पावर प्लस करना है बस, ऊपर तो जैसे का तैसा, तो डी एक्स के अपॉन डी टी, ये वाला ऐसे ही लिखो, डी टू वाई के अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पे आते हैं माइनस का डी वाई के अपॉन डी टी, और ये वाला क्या है डी टू एक्स के अपॉन में डी टी स्क्वायर, अपॉन में देख लो डी एक्स अपॉन डी टी का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है, होल क्यू। अब लगा लो फार्मूला, ठीक है, अब लगा लेते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं। तो देखो भाई फार्मूला देख लो, वी नो दैट, जो हम प्रूव कर चुके हैं तीसरे पॉइंट में, कार्टेशियन इक्वेशंस वही लेना है, रो के इक्वल 1 प्लस का डी वाई के अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 3 अपॉन 2 है, अपान में डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू आपको रखना है, ठीक है, तो रखेंगे भाई यहाँ पे थोड़ा लंबी चौड़ी हमको मिलेगी लाइन, लंबी चौड़ी। देखो कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको पता है ये क्या था, देखो डी वाई के अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स के अपॉन डी टी, यही था। पावर कितनी है 2 है, और होल पावर क्या है 3 अपॉन 2, अपान में ये अभी निकाला है, लिख लो भाई डी एक्स के अपॉन डी टी इंटू में डी टू वाई के अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई के अपॉन डी टी, फिर डी टू एक्स के अपॉन में डी टी स्क्वायर, अपान में क्या है डी एक्स के अपॉन में डी टी की होल पावर कितनी है 3 है, 3, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लेंगे तो इसको स्क्वायर देंगे, ठीक है, फिर ये पावर देंगे, 2 से 2 कट जाएगी, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, तुरंत हमको मिल जाएगा फार्मूला। चलो भैया, उसके बाद यहाँ से हम लिखते हैं, देखो रो के इक्वल आपको लिखना है, किसके इक्वल लिखना है, रो के इक्वल आपको लिखना है। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो dx के अपॉन dt का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे, तो dx के अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy के अपॉन dt का होल स्क्वायर, और होल पावर कितनी है 3 अपॉन 2 है, ठीक है। अब इसे ऐसे लिख लो dx के अपॉन dt d2y के अपॉन में dt स्क्वायर माइनस dy के अपॉन dt d2x के अपॉन में dt स्क्वायर, अपान में ये लिखना है dx अपॉन dt, तो dx के अपॉन dt की होल पावर 3। तो अब देखो ये पावर इसे अलग दे दो, इसे अलग दे दो, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 और 3 वाली पावर का कैंसिल हो जाएगा सिस्टम। तो रो के इक्वल हम एक लाइन लिखते हैं, dx के अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy के अपॉन dt का होल स्क्वायर और होल पावर 3 अपॉन 2, ठीक है। जब इसे देंगे 3 अपॉन 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर नीचे है ना, तो होल पावर कितनी है 3 हो जाएगी, ठीक है। अब अपान में इसके लिख लो
अपान में ये है, तो dx के अपॉन dt और d2y के अपॉन में dt स्क्वायर माइनस dy के अपॉन dt और d2x के अपॉन में dt स्क्वायर, और अपान में क्या है, ये है, तो dx के अपॉन dt की होल पावर क्या है, 3 है, यही है। अब काट लो ये वाली, इससे चली गई। अब जो बचा उसे लिख दो, जो बचा उसे लिख दो, ठीक है। इतना नोट करो। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं भाई, तो रो के इक्वल dx के अपॉन dt होल पावर 2 प्लस dy के अपॉन dt होल पावर 2, और पूरे की कितनी है, 3/2 है। अपान में ये लिख लो, ये वाला dx अपॉन dt, तो dx के अपॉन dt इंटू में d2y के अपॉन में dt स्क्वायर माइनस dy के अपॉन dt इंटू में d2x के अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है। ये आ चुका है रो के इक्वल, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसे और करके भी लिखा जाता है, डैश से लिख लो, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में x डैश y डबल डैश माइनस यहाँ पर y डैश और x डबल डैश, एक ये आ गया। बिंदी वाला देख लो, मतलब जो भी क्वेश्चन बनकर अगर आए पेपर में, जो भी चाहे डैश वाला आ जाए डैश से लिख देना, और रो के इक्वल अगर बिंदी वाला आ जाए, अरे भाई इसको रफ करके फिर बताते हैं, थोड़ा गंदा सा हो जाता है, ठीक है। तो बिंदी देख लो, एक डैश आएगा, मतलब एक डैश है तो यहाँ पे एक बिंदी आएगा, डैश है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बिंदी देना है और सेकंड डेरिवेटिव को 2 बिंदी देना है। तो यहाँ पे हमने बिंदी दे दी और होल पावर 3/2। यहाँ पे देख लो अपान में, एक फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बिंदी देना है और डबल डेरिवेटिव को 2 बिंदी देना है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बिंदी देना है और सेकंड डेरिवेटिव को 2 बिंदी देना है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए तो भाई ऐसे कर लेना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब करवाएंगे, इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा तो डायरेक्ट टिक तो लग जाएगा। तो ये सब आपको जानकारी में होना चाहिए। तो भाई बेसिक तो इसका क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हुआ। तो अगली क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं, इतना ही रखते हैं। लाइक कर दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। जो बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया तो ये मेरा वादा है आपसे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।